हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन राहुल क्लासेस। हमने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही कंटिन्यू किया था। हमारे 2-3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रहते हैं जिनको हम आज की वीडियो में कवर करके टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। तो आइए देखिए बचे हुए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एक प्रिंसिपल है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन। प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान कराना। तो ये प्रिंसिपल हमें ये बताएगा कि कौन से अमाउंट को आप रेवेन्यू के तौर पर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो, कौन सा पैसा आपको अपना रेवेन्यू मान लेना चाहिए और बुक्स में रिकॉर्ड कर देना चाहिए। ये सारी बातें हम इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जानेंगे। तो रेवेन्यू का मतलब होता है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है AS 9, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रेवेन्यू का मीनिंग बताऊंगा। रेवेन्यू मीन्स ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, receivables or any other consideration arising in the ordinary course of business from sales of goods, rendering of services, और इंटरेस्ट, रॉयल्टी, कमीशन एंड डिविडेंड एक्सेट्रा। समझते हैं, थोड़ा बड़ा मीनिंग है तो पूरे मीनिंग को समझने के लिए ये आप थोड़े टाइम के लिए एज्यूम करके चलिए कि रेवेन्यू का मतलब मैं सेल्स बता रहा हूँ। सेल्स को दिमाग में रखते हुए आप थोड़ा सा समझ के चलिए कि सेल्स के बारे में बताएगा। रेवेन्यू का मतलब कुछ आना होता है, इनफ्लो मतलब बिजनेस के अंदर कुछ आएगा। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो अगर आप सामान बेचते हैं कैश में तो आपके पास नकदी आ जाएगी। अगर आप कैश सेल्स करते हैं या कैश में सर्विसेज रेंडर करते हैं तो आपके पास कैश का इनफ्लो होगा। अगर आप उधार की सेल्स करते हैं तो आपके पास रिसीवेबल्स आ जाएंगे। रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल्स, या कोई और कंसीडरेशन भी आपके पास आ सकती है। हो सकता है कोई और कंसीडरेशन ले ली हो आपने। अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस,
ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है डेली नेचर में। तो जो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं हम, वो डेली बेसिस पे होता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी कुछ भी सेल करेंगे और हमारा कोई प्रॉफिट हो जाएगा तो उसे हम रेवेन्यू कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कार पुरानी हो गई है तो कभी ना कभी आप उसे ज़रूर सेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उस कार की बुक वैल्यू 1,50,000 थी और आपने वो किसी को 1,80,000 में सेल कर दी, तो ऐसा नहीं है कि इस टाइप के अमाउंट को आप रेवेन्यू कहोगे। डेली नेचर में होने वाली एक्टिविटी को ही आप रेवेन्यू बोलते हो। तो जो भी कैश या रिसीवेबल्स या कोई और कंसीडरेशन आएगी डेली नेचर में, वो कहाँ से आएगी? फ्रॉम, या तो किसी का गुड्स बेचने का बिजनेस होगा तो सेल ऑफ गुड्स से रेवेन्यू आएगा। अगर किसी का सर्विसेज देने का बिजनेस है तो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से उसको रेवेन्यू मिलेगा। या हो सकता है किसी को डेली बेसिस पे इंटरेस्ट ही मिल रहा हो, रॉयल्टी मिल रही हो, कमीशन मिल रहा हो या डिविडेंड मिल रहा हो। ये हमने रेवेन्यू का मीनिंग डिस्कस किया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम रेवेन्यू के मीनिंग को अपने पहले वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक टर्म्स वाले में, जहाँ पे भी हमने रेवेन्यू का मीनिंग डिस्कस किया था। तो प्रिंसिपल है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कि कौन से अमाउंट को आप एज ए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे अपनी बुक्स में। तो हमने रेवेन्यू का मीनिंग सीख लिया और रिकॉग्निशन का मतलब पता लगा लिया कि रिकॉग्निशन मतलब कि आप अपने अमाउंट्स में से पहचान करोगे कि कौन सा पैसा मुझे रेवेन्यू के तौर पे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में एक प्रिंसिपल डिस्कस किया है, एक्रूअल। ये एक्रूअल का ही एक तरह से आप एक्सटेंशन मान के चलिए कि एक्रूअल बेसिस हमें ये सिखाता है कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन एक्रू हो जाए, चाहे वो खर्चे की हो चाहे वो इनकम की हो, उसे रिकॉर्ड कर देना चाहिए। एक्सपेंस हम उन आइटम्स को बोलते हैं जिनका बेनिफिट हमने अवेल कर लिया हो। तो अगर कोई ऐसा काम है जिसके लिए आपने बेनिफिट ले लिया है, तो बेशक आपने एक्चुअली में कैश पे ना किया हो, आप एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर लेते हो। ठीक इसी तरह इनकम्स के लिए, रेवेन्यू के लिए, हम इनकम उस आइटम को कहते हैं जिसके अगेंस्ट हमने कोई काम कर दिया हो। अब सपोज मैं आपसे कोई सर्विसेज दे रहा हूं, भले ही आपने सपोज मुझसे पैसे ना दिए हैं अभी, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं रिकॉग्नाइज तभी करूंगा रेवेन्यू को जब एक्चुअली में मेरे पास पैसा आ जाएगा। अगर मैं अपनी सर्विसेज दे चुका हूं, मैं वो एक्ट कर चुका हूं जिसके लिए मुझे पैसे मिलने चाहिए, तो मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। तो इनकम्स हम उन आइटम्स को बोलते हैं जिनके अगेंस्ट हम काम कर चुके हों। मतलब कैश के बेसिस पे कभी नहीं देखा जाता कि एक्चुअली में कैश आएगा या जाएगा तो ही हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। एक्रू बेसिस पे देखा जाता है कि कब कौन सी ट्रांजैक्शन अराइज या एक्रू हुई थी। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन इसी हिसाब से किया जाता है। जैसे जब आप गुड्स सेल कर देंगे तो कैश सेल्स करेंगे तो सेल भी उसी टाइम पे हो रहा है और कैश भी उसी टाइम पे आ रहा है, तो वहीं पे आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे ही। बट अगर ये गुड्स क्रेडिट पे सेल होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जिस टाइम पे उस क्रेडिट सेल्स का पैसा आएगा उस टाइम पे आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज क्रेडिट सेल के टाइम पे ही कर लेना है। नेक्स्ट है सर्विसेज के लिए आप कब करोगे। तो जैसे ही आपने सर्विसेज दी आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, पैसा बेशक ना आया हो। कुछ इनकम्स और लिखी हैं हमने कि इंटरेस्ट, रॉयल्टी, कमीशन या डिविडेंड भी रेवेन्यू का पार्ट होता है किसी ना किसी के लिए। तो इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट आप सबको पता है कि टाइम बेसिस पे लगता है। इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे लगता है।
तो जितना टाइम किसी ने किसी का पैसा यूज किया होगा उतने टाइम का वो इंटरेस्ट मिलेगा उसे। एक होता है कमीशन। अब कमीशन के लिए हमने कहा कि अगर मैंने आपके लिए कोई काम किया है तो मेरी इनकम एज एन कमीशन रिकॉग्नाइज हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने वो एक्ट कर दिया है जिसके लिए मुझे कमीशन मिलना था। डिविडेंड शेयर्स पे मिलता है, हो सकता है किसी को रेगुलरली डिविडेंड ही मिलता हो, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा डिविडेंड के तौर पे वो। तो डिविडेंड के लिए वो अपना रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज कर सकता है कि मुझे डिविडेंड मिलेगा, मेरी इनकम है, जब उसे राइट हो डिविडेंड रिसीव करने का, जब कंपनी डिक्लेयर कर दे डिविडेंड बांटने के लिए, डायरेक्टर्स डिक्लेयर कर दे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तब वो डिविडेंड को रेवेन्यू के तौर पे रिकॉग्नाइज कर सकता है। एक होता है रॉयल्टी। अभी हम रॉयल्टी का एग्जांपल भी लेंगे रेवेन्यू के एक्सेप्शन के तौर पे, कि अभी तो हम बातें कर रहे हैं कि एक्रू हो जाए या सेल हो जाए, इस तरीके से हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, एक्रूअल बेसिस से लिंक कर रहे हैं अभी हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे कि कब सिर्फ एक्रू नहीं देखा जाता। एक्सेप्शंस टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी, सपोज आपने कोई कोल माइन लीज पर ले ली है, मतलब कोई लैंड लीज पर ले ली है, वहां से आप कोयला निकालेंगे, माइनिंग लगाई है आपने, वो लीज पे ली है, तो उसका जो रेवेन्यू है वो सेल्स बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं होता, रिकॉग्नाइज नहीं होता, प्रोडक्शन बेसिस पे रिकॉग्नाइज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोयला निकाला 20,000 टन, बट आपने उसमें से सेल किया 5,000 टन। तो ऐसा नहीं है कि 5,000 टन के हिसाब से आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, जितना कोयला आप निकाल चुके हैं उतने कोयले के हिसाब से, उतनी क्वांटिटी के हिसाब से आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो यहां पे हम सेल्स नहीं देख रहे हैं, इसलिए हमने इस पॉइंट को एक्सेप्शन में लिखा है। नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट बेसिस। जैसे हम कोई भी फिक्स असेट्स परचेज करते हैं, कोई कार परचेज करते हैं हायर परचेज सिस्टम के हिसाब से, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में जब हम परचेज करते हैं, तो बेशक से हमने असेट को सेल कर दिया है, बट उसका जो पैसा है वो इंस्टॉलमेंट्स में हमारे पास आएगा। तो जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स आती रहेंगी वैसे वैसे हम पार्ट्स में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जिस दिन हमने सामान बेच दिया है इंस्टॉलमेंट पे, जिस दिन सामान चला गया है उसी दिन हम सारा का सारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट वाले के अंदर जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स आती रहती हैं उसी हिसाब से आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स कॉस्टिंग लिख रहा हूं मैं यहां पे। कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम होते हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिल्डर हूं, मैंने बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अब बिल्डिंग मेरी 3 से 5 साल में बनेगी, सपोज कंप्लीट होगी, तो क्या मैं इस साल कुछ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, अगले साल कुछ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा? क्या मैं 5वें साल ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा जब मैं अपने क्लाइंट को बिल्डिंग हैंड ओवर कर दूंगा बना के और वो मुझे पैसे देगा? ऐसा नहीं है।
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, वैसे ये कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, तो इतना डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। अभी हम सिर्फ एक्सेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। कॉस्टिंग का जब हम टॉपिक डालेंगे तो आपको वहाँ पे डिटेल में भी पता चल जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर जितना काम पूरा हो जाता है उस काम को हम सर्टिफाइड या अनसर्टिफाइड वर्क के नाम से बोलते हैं। कुछ काम को हमने सर्टिफाई कर दिया होगा कि हाँ इतना हो गया, और कुछ को हमने अनसर्टिफाई कर दिया होगा। तो जितना काम हमारा सर्टिफाई हो जाता है, जितना वर्क सर्टिफाइड है, उस बेसिस पे हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं हर साल। किसी साल हमारा 25% काम कंप्लीट हुआ होगा, फिर 50 हुआ होगा, फिर 75 हुआ होगा, फिर 90 हुआ होगा, फिर 100 हुआ होगा। तो ऐसा नहीं है कि 5 साल में हम हैंड ओवर करके देंगे अपने क्लाइंट को वो बिल्डिंग, तो 5वें साल ही वो हमें पैसा देगा या 5वें साल ही हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। हम पार्ट्स में ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे जहां भी हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स आती हैं। एग्जाम्पल हमने बिल्डर का लिया है, आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। एक बार समराइज कर लेते हैं कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ये कहता है कि कौन सा पैसा आपको एज ए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए अपनी बुक्स में, जिसके लिए हमने रेवेन्यू का मीनिंग पढ़ा कि रेवेन्यू कोई सेल्स मान के हमने पढ़ा कि एक सेकंड के लिए आप सेल्स मान लीजिए, तो या तो हमारे पास कैश आएगा कुछ बेचेंगे या सर्विस अवेल करेंगे तो किसी को, या हमारे पास डेटर्स आएंगे अगर हमने क्रेडिट पे किया है तो, या कुछ और इनकम्स के नाम हमने जाने, और उन और इनकम्स के बेसिस भी जाने के किन बेसिस पे आप इंटरेस्ट को या कमीशन को या डिविडेंड को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इंटरेस्ट हमने कहा कि टाइम बेसिस पे होता है, रॉयल्टी को हमने पूरा जाना एक्सेप्शन के अंदर के प्रोडक्शन बेसिस पे रिकॉग्नाइज होती है रॉयल्टी। कमीशन जैसे ही आपने एक्ट कर दिया होगा वो जिसके लिए आपको कमीशन मिलना है तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। उसके बाद डिविडेंड के लिए हमने जाना कि जब आपका राइट टू रिसीव हो डिविडेंड या कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, डायरेक्टर्स डिक्लेयर कर दे डिविडेंड, तब आप डिविडेंड को भी रेवेन्यू के तौर पे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। फिर कुछ हमने एक्सेप्शंस पढ़ी। वो एक्सेप्शंस हमने क्यों पढ़ी कि हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन को एक्रूअल कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने लग रहे थे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का ही एक्सटेंशन बता रहे थे हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन को, कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन एक्रू या अराइज हो जाती है आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे जिनको हमने एक्सेप्शन पे कवर किया कि यहाँ पे सिर्फ एक्रू नहीं देखा जाता, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होता है यहाँ पे। जैसे रॉयल्टी को हमने प्रोडक्शन बेसिस पे लिया, कुछ हायर परचेज एग्रीमेंट्स जो हमारे होते हैं, जैसे कार इंस्टॉलमेंट में हम परचेज करते हैं, तो जैसे ही पहली इंस्टॉलमेंट के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे या डाउन पेमेंट के टाइम पे जब हमने कार दे दी होगी, उसी टाइम पे हम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करते। जितने इंस्टॉलमेंट्स आती रहती हैं हम पार्ट्स में अपना रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते रहते हैं। ऐसे हमने कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स के लिए देखा कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वाले जो बिजनेस होते हैं, जैसे बिल्डर का हमने एग्जांपल लिया कि 3 से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है बिल्डिंग को बना के हैंडओवर करने का, तो ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर में ही हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे जैसे जितना काम हमारा सर्टिफाई होता जाएगा कि हम कर चुके हैं, पास हो चुका है उतना काम, उस हिसाब से हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। रेवेन्यू रिकॉग्निशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।